हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स को फुल डिटेल में पढ़ाते हैं। और जो आज की क्लास है, यहाँ पर हम लोग क्लास 9th मतलब कि 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल हमारा चल रहा है। और इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मतलब कि भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ मतलब कि मेजर फिजिकल फीचर्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। जैसे कि माउंटेन मतलब कि पर्वत हो गया, प्लेन्स मतलब कि आपका मैदान, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, प्लेट्यू, आइलैंड्स, इस टाइप की अलग अलग भू आकृतियाँ जो हैं वो हमारे पूरे भारत देश में पाई जाती हैं। तो इन्हीं सभी भू आकृतियों को हम लोग बहुत ही डिटेल में एंड टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बात ये है कि इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आपको यहाँ पर हम लोग क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह मिल जाते हैं, और जब रिवीजन करते हैं तो आपकी रिवीजन बहुत ही शॉर्ट में हो जाती है। और इस चैप्टर के बाद जो भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम लोग अलग सीरीज़ में आपके लिए लेकर आते हैं, तो उस सीरीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारा जो चैप्टर है, ये वाला ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्री में भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस से भी इसके क्वेश्चन हमारे बनकर आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है वो ये भारत का भौतिक स्वरूप मतलब कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारा भारत देश है, ठीक है, हमारा भारत देश है बहुत ज़्यादा एक विशाल बड़ा देश है, जहाँ पर कि अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स मतलब कि स्थल आकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि क्या हो गया, कहीं पर्वत है, अगर हम कश्मीर में देखें तो वहाँ पे आपको पर्वत मिलेंगे, राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा मतलब कि मरुस्थल मिलेगा। नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है, अपने नीचे साउथ की साइड जाएंगे तो यहाँ आपको दक्कन प्लेट्यू मिल जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार मिल जाता है। गंगा की साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि उत्तरी मैदान मिल जाते हैं। तो हमारे पूरे भारत में ही, हर एक ही भारत में जो हमारी धरती पर अलग अलग प्रकार के भू आकृतियाँ हैं वो ज़्यादातर हमारे देश में ही, एक ही देश में मिल जाती है। तो यही हमारे देश की इम्पॉर्टेंस है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा देश, तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए। तो इन सभी आकृतियों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि फिजिकल वेरिएशन मतलब कि भौतिक विभिन्नताएं। अगर भौतिक विभिन्नताएं की बात करें तो यहाँ पर पहला है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, वो क्या है, अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ये वाली बात हो गई। और साथ में ये जो भाग है ये जो है एक स्टेबल लैंड मास है मतलब कि एक भूमि का स्थिर भाग ये माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये जो है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि ये वाला एरिया जो है हमारा इंडिया का, भारत का जो एरिया है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये स्टेबल पार्ट है। ठीक है, और ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कि आग्नेय और रूपांतरित शैलों से ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है कि ये स्टेबल लैंड फॉर्म है, स्थिर लैंड फॉर्म है, ये ऐसा पहला माना जाता था। लेकिन यहाँ पर भी थोड़े बहुत भूकंप आने की वजह से ये चीज़, हमारा जो कथन है ये गलत साबित हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है या फिर प्रायद्वीपीय पठार है वो कौन सी शैलो से रॉक से बना है, मतलब वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन की। ठीक है, हिमालयन माउंटेन मतलब कि जो हमारा हिमालय पर्वत जो है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म है,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है ये अभी अभी हाल ही में बनी स्थल आकृतियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ये हमारा हिमालयन पर्वत। अब ये जो माउंटेन है ये अनस्टेबल जोन है, अस्थिर भाग है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये हिमालय जो है हमारा ये अभी भी ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, आपको पता भी होगा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है अब वो पहले से बड़ी हो गई है। तो इसके हमें पता पड़ता है कि ये जो भाग है हमारा हिमालय का, ये वाला जो भाग है वो स्थिर नहीं है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भूकंप आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, यहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं और ये जो माउंटेन है ये ऊपर की साइड बढ़ता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरी यूथ टोपोग्राफी विद हाई पीक्स। यहाँ पर क्या मिलता है, अगर हम इसकी स्थलाकृति की बात करें, हिमालय की स्थलाकृति की बात करें तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ये है कि ये युवा अवस्था में है। ठीक है, यूथफुल स्टेज में है। यहाँ पर आपको हाई पीक्स मिलेंगे, डीप वैलीज मिलेंगी और फास्ट फ्लोइंग रिवर मिलेंगी, मतलब ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदी मिलेंगी। ठीक है, अब कोई भी माउंटेन होगा, कोई भी पर्वत होगा, अगर वो युवा अवस्था में होता है तो वहाँ पर ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वहाँ पर आपको हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलती हैं। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये हमारे हिमालय पर्वत की करैक्टरिस्टिक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, मतलब कि उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान का मतलब क्या होगा, उत्तरी मैदान का मतलब हो गया हमारा कि ये हमारा भारत है। ठीक है, आगे यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब कि उत्तरी मैदान, जहाँ पर कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं वो बह रही होती हैं और साथ में अपना जो भी एलिवल होता है, जो भी डिपॉजिट करते हुए चलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं उत्तरी मैदान। तो ये भी मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म है। ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये भी अभी रिसेंट में ही बनी है और यहाँ पर हमें एलिवल डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब जलोढ़ निक्षेपों से ये बनी हुई हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नॉर्दर्न प्लेन्स। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि हिमालय यहाँ पर हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है हमारा हिमालय का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाएंगे और जो ये वाला जो एरिया है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, मतलब कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये तीनों हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर पढ़ लिए हैं। अब आगे चैप्टर में इन सभी को हम लोग डिटेल के साथ, पॉइंट के साथ आगे पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, इसके जाने से पहले आपको मैं ये बता दूँ, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको ये बताना है कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई रखी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQ की। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर 8 MCQs को डिस्कस करते हैं। ये जो MCQs हैं ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से ही बनाए जाते हैं। फिर है हमारी पॉलिटी की सीरीज़, यहाँ पर हम लोग रेगुलरली 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। फिर है हमारी NCERT की सीरीज़। NCERT को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो, पहली है हमारी NCERT डिटेल की एनालिसिस, जो कि आपको मैं करा रही हूँ और उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। और ये जो सीरीज़ है NCERT की, बल्कि जितनी भी हमारी सीरीज़ चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और NCERT को पढ़ाने के, उसके MCQ कराने के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चैनल्स हैं जो आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। फिर हमारी ट्रिक्स की वीडियो, ट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, आपके रेगुलरली 5 MCQs लेकर आते हैं। हम एक अनोखे तरीके से आपको पढ़ाते हैं जिससे कि वो जो 5 MCQ, उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपका गलत ना हो, 100% सही हो। फिर हमारी मंथली मैगजीन की, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी पिछले महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके आपके लिए मैगजीन के रूप में निकाल देते हैं। अगर आपको जून की देखनी है तो जून की आ चुकी है, जून को हमने केवल 55 लाइनर में कंप्लीट करा है। फिर हमारी मेंस के टॉपिक्स की वीडियो, यहाँ पर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और फिर जो बच्चे मेंस को लेकर शुरू से लेकर चलना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग रिलेवेंट टॉपिक्स पर रेगुलरली ये वीडियो निकालते रहते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली BPSC की तैयारी करने हैं, तो हमने अपनी BPSC स्पेशल करके सीरीज़ चलाई है। वहाँ पर हम लोग आपके लिए बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो भी सीरीज़ रहती है, जैसे कि हम लोगों ने बिहार की हिस्ट्री
वो आपके लिए निकाल दी है। हम रेगुलरली आपके लिए जैसे जून के जो भी करंट अफेयर हैं बिहार के, वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। और लास्ट 6 महीने के, मतलब कि दिसंबर से लेकर मई तक जो भी करंट अफेयर बिहार के लिए रहे हैं, उसकी वीडियो हम लोगों ने निकाल दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग आपके लिए रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको जब आप एग्ज़ाम में जाए तो आपको बर्डन ना लगे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और सारी की सारी सीरीज़ जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न। अब हम पढ़ेंगे हमारे भारत में मुख्य तौर पर भौगोलिक वितरण कौन कौन से हैं। अगर अपने भारत को देखें तो हम अपने भारत को पूरे के पूरे भारत को हम लोग 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा हिमालय माउंटेन, ठीक है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला होगी। फिर है नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब कि उत्तरी मैदान। फिर है पेनिसुलर प्लेट्यू, मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार। इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। कोस्टल प्लेन्स, मतलब कि तटीय मैदान। या फिर है आइलैंड, मतलब कि द्वीप समूह। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरे भारत का मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीज़न लिखिए, तो हम लोगों को ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स, उनको लिखना है और उनको हमें एक्सप्लेन करके भी आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन। अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन, मतलब कि हिमालयन पर्वत की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं हिमालयन पर्वत जो है हमारा, अगर जियोलॉजिकली देखें तो यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। मतलब हमारा जो हिमालयन पर्वत है वो युवा अवस्था में है और साथ में ये एक फोल्ड माउंटेन भी है। अब युवा अवस्था में कैसे है, ठीक है, युवा अवस्था मतलब युवा एवं ये भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से विलित पर्वत की श्रृंखला है। अब ये युवा कैसे है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स में कोलिजन होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा हिमालयन पर्वत है ये दिन प्रतिदिन ऊपर बढ़ता रहता है, ठीक है, अभी भी यंग स्टेज में है, ये हमारा हिमालयन पर्वत ऊपर ही बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से है यहाँ पर। और किसकी वजह से है, हमारा कंटिनेंट कन्वर्जन की वजह से है ये चीज़ होती है। अब कोई चीज़ हमारी ऊपर बढ़ रही है लेकिन घिस नहीं रही है, ऊपर बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये यंग है, युवा है, और साथ में हमारा ये फोल्ड माउंटेन है। और फोल्ड माउंटेन क्यों है, सीसी कन्वर्जन की वजह से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत रूप से ये फैला हुआ है। अब देखिए, आपको मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था हिमालयन माउंटेन, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हिमालयन माउंटेन है ये जो हमारा है भारत की उत्तरी सीमा, जो हमारा भारत है उसकी उत्तरी सीमा पे देखो पूरा का पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। यही हमारे बारे में बात बोली गई है। अगर हम इसकी बात करें भारत में बात करें, जो हिमालय है वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में यहाँ पे फैला हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ पे ये इंडस नदी हो गई, मतलब सिंधु नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर हम हिमालय की बात करें, हिमालय में अगर डिस्टेंस बोलें, उसकी जो लंबाई की बात करें तो वो लगभग 2400 किलोमीटर ये लंबा है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो यहाँ पर कश्मीर में ये चौड़ा है, और लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते ये पतला हो जाता है। कश्मीर में लगभग ये 400 किलोमीटर का है और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर का इसकी चौड़ाई हो जाती है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बात हो गई। अब इसके अलावा और भी अगर और इसके अंदर डीप में और पढ़े तो जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालयन माउंटेन है, उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनली मतलब देशांतर विस्तार की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया ग्रेटर हिमालय, मतलब कि हिमाद्री भी बोलते हैं पहला। दूसरा हमारा हो गया लेसर हिमालय हो गया, और तीसरा हमारा हो गया शिवालिक। अब इन सभी को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने उस पे पॉइंट पर। यहाँ पर देखो सब कुछ सेम ही लिखा है यहाँ पर कि जो हमारा हिमालय है वो यंग है,
ये आपको बता दिया, फोल्ड माउंटेन है और हमारी भारत की उत्तरी सीमा पर ये पूरा फैला हुआ है। और साथ में अगर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में देखें, पश्चिम पूर्व दिशा में अगर देखें तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो 2400 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई 400 किलोमीटर कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में पतला होता जाता है। और अगर लॉन्गिट्यूडनली मतलब देशांतर विस्तार के हिसाब से देखें तो हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि ग्रेटर हिमालय हो गया, उसके बाद है हमारा यहाँ पर ये लेसर हिमालय मतलब कि हिमाचल हो गया, फिर है हमारा शिवालिक। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालय की, ये देखो यहाँ पे मैप में पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैप में ज़्यादा समझ में आएगा। कि अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालय मतलब क्या हो गया हमारा महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय बोल लो, या फिर हम उसको आंतरिक हिमालय बोल लो, या फिर हम उसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी बोल दिया जाएगा कि जो हिमाद्री है ये किसका नाम है, ये जो हिमाद्री है ये किसका नाम है, ग्रेटर हिमालय का नाम है, लेसर हिमालय का नाम है, या फिर शिवालिक का नाम है। तो जो हिमाद्री है वो हमारा ग्रेटर हिमालय है। अगर ग्रेटर हिमालय की हम बात करें, देखो ये जो हमारी रेंज जा रही है पूरी की पूरी, ये हमारी ग्रेटर हिमालय की जा रही है। अब जो ग्रेटर हिमालय है ये मोस्ट कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। मोस्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या हो गया, ये जो श्रृंखला है ये एकदम सतत श्रृंखला है, ठीक है, सतत श्रृंखला हो गई। साथ में अगर इसकी एवरेज हाइट की ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर की है, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में, इसी ग्रेटर हिमालय में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मुख्य शिखर, हिमालय की जो भी मुख्य शिखर है वो इसी ग्रेटर हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि ये असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ये जो है ये असममित है, ठीक है, ये असममित है। और ये जो इसका जो क्रोड है, जो कोर है, वो ग्रेनाइट का बना है। किसका बना हुआ है, इसका जो ग्रेटर हिमालय का जो क्रोड है, जो कोर है वो किसका बना हुआ है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। अगर इसकी इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर हिमाद्री में ही ये जो पूरी की पूरी जो हिमाद्री है ये बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है, ठीक है। हमेशा ये जो हिमाद्री है ये बर्फ़ की चादर से ढकी रहती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, किसके लिए, हिमाद्री के लिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो लेसर हिमालय है मतलब कि निम्न हिमालय, ठीक है, ये वाली। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है ना ये वाला, इसकी बात करें निम्न हिमालय बोल लो, या फिर हम इसको हिमाचल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, निम्न हिमालय या फिर हिमाचल इसको बोल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो है हिमाद्री के साउथ में है, मतलब कि जो हमारा हिमाद्री है उसके दक्षिण भाग में आपको लेसर हिमालय मिलता है। इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब यहाँ पर आपको कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक मिलेंगी। कौन सी मिलेगी, कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक, मतलब कि ऐसी रॉक जिनमें परिवर्तन हो रहा है और जो कि अत्यधिक संपीड़ित रॉक्स हैं, शैल हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसमें जो ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई मिलती है। मतलब ये ग्रेटर हिमालय से थोड़ी कम ऊंची हैं, ग्रेटर हिमालय से क्या हुई, थोड़ी कम ऊंची हैं। और अगर इनकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक की इनकी चौड़ाई मिलती है। और अगर इसी रेंज में, इसी लेसर हिमालय में मतलब कि हिमाचल में अगर हम इम्पॉर्टेंट रेंज की बात करें, ऐसी रेंज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसी श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपकी है पीर पंजाल श्रृंखला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यहीं पर आपको धौलाधर मिलेगा, ठीक है, हाँ यहीं पर आपको धौलाधर मिलेगा, महाभारत रेंज मिलेगी, इसी लेसर हिमालय में आपको ये सारी रेंज मिलती हैं। और ऐसी जगहें जहाँ पर कि हम लोग टूरिस्ट होता है और टूरिज़्म होता है। अब जैसे कि कौन सी, से कुल्लू में लोग जाते हैं, कुल्लू है, कांगड़ा है, तो ये सारी जगहें भी हमें
इस निम्न हिमालय और हिमाचल में ही मिलती हैं। तो ये थी हमारे लिए हिमाचल की बात। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक रेंज। अब जो शिवालिक रेंज है वो आपको कहाँ मिलेगी? शिवालिक रेंज जो है वो लेसर हिमालय के साउथ में है। सिंपल सी बात है, लेसर हिमालय के ये साउथ में है। और ये जो शिवालिक रेंज, जो कि मैंने ब्लू कलर से आपके लिए इसको डिफाइन करा है, रंग रंगा है इसका, तो ये जो है ये हमारे हिमालय की सबसे बाहरी, मतलब कि सबसे बाहरी श्रृंखला है, आउटर रेंज है। ठीक है, आउटर रेंज है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की है। और ऊंचाई की बात करें तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि जैसे जैसे हम लोग शिवालिक से लेसर हिमालय में जाते हैं और ग्रेटर हिमालय में जाते हैं तो हमारी जो ऊंचाई है वो बढ़ती रहती है, साथ में चौड़ाई भी हमारी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई भी कम हो गई है और साथ में हमारी ऊंचाई भी यहाँ पर कम हो गई है। अब ये जो हमारा शिवालिक है, ये जो शिवालिक रेंज है यहाँ पर, ये जो बनी हुई है ये एक अनकंसोलिडेटेड, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के द्वारा बनी हुई है। अब ये क्या होता है, ये इस टाइप के, ये नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि अपने रेत ला के जो अपने रेत हैं, डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर लाके इकट्ठा कर देती हैं। तो उस चीज़ से ये शिवालिक बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो शिवालिक है यहाँ पर, अब देखो नदियाँ आ रही हैं, अपनी रेत लेकर आ रही हैं, साथ में एल्यूवल डिपॉजिट लेकर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ग्रेवल मिलता है, मतलब यहाँ की जो घाटियाँ हैं वो थोड़ी बंजरी हैं, साथ में आपको एल्यूवल सॉइल भी यहाँ पर मिलता है। मतलब जलोढ़ की मोटी परत से ये शिवालिक ढका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब तीसरा करैक्टरिस्टिक इसका ये है शिवालिक का कि यहाँ पर आपको दून्स मिलते हैं। ठीक है, दून, जैसे कि देहरादून हो गया, सभी गए हैं, पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, ये सारे जो दून्स हैं आपको शिवालिक में ही मिलेंगे। मतलब अगर हम देहरादून घूमने जाते हैं तो हम लोग हिमालय की शिवालिक वाली रेंज में जा रहे हैं। ये हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है। अब दून क्या है? दून जो है आपका निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच एक लंबत घाटी है। ठीक है, शिवालिक और जो निम्न हिमालय है, हमारा जो लेसर हिमालय है, उसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है दून। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है दून, उसको हम बोलते हैं दून। चलिए, ये हमारा हो गया हिमालय के बारे में। हमने हिमालय का जो भी डिवीज़न था वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे आप नोट्स में देख लीजिए, सेम टू सेम ही है जो आपको मैंने पढ़ाया है। कि अगर हम ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करें, ग्रेटर हिमालय तो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया। देखो, ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये एक कॉन्टीन्यूअस रेंज है, मतलब कि सतत श्रृंखला है। उसकी जो हाइट है वो 6000 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट हिमालय की पीक है वो आपको ग्रेटर हिमालय में ही मिलेगी, अगर हम इसको देशांतरी विस्तार से डिवीज़न इसका करते हैं। फिर है हमारा जो आपको मैंने पढ़ाया है, देखिए ये जो है ग्रेटर हिमालय में ही जो इसके फोल्ड है, विले हैं, वो असिमेट्रिक है। साथ में ये ग्रेनाइट, जो इसका क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। और हिमाचल की बात करें, लेसर हिमालय की बात करें, तो यहाँ पर आपको हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक मिलते हैं। साथ में उसकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर है और चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर की रहती है। फिर है पीर पंजल, यहीं पर लेसर हिमालय में ही पीर पंजल श्रृंखला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ी श्रृंखला है इस वाले लेसर हिमालय की, मतलब कि हिमाचल की। यहीं पर आपको धौलाधर मिलेगा, महाभारत रेंज मिलेंगी, और घूमने के लिए जगहें कांगड़ा, कुल्लू वैली, वो भी आपको निम्न हिमालय मतलब कि लेसर हिमालय में ही मिलती हैं। और अगर शिवालिक की बात करें तो ये हमारे पूरे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। उसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। और ये जो है ये नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से ये बना हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि नदियाँ जो हैं वो एल्यूवल सॉइल को लेकर आती हैं, तो ये जो हमारा शिवालिक है ये एक जलोढ़ की मोटी मिट्टी से ये ढका हुआ होता है। और दून्स आपको मैंने बता दिया, दून्स वही हैं जो हिमाचल, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच एक लंबत घाटी होती है, जैसे कि देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया और कोटली दून हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें हिमालय की इम्पॉर्टेंट, अगर हम और भी बात करें कि हमारे यहाँ पर हिमालय की इम्पॉर्टेंट पीक्स बहुत सारी हैं, जैसे कि हम बात करें माउंट एवरेस्ट।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कौन से देश में इसको माना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपको नेपाल में मिलेगा। और अगर कंचनजुंगा की बात करें, ठीक है, कंचनजुंगा की अगर हम बात करते हैं तो कंचनजुंगा जो है वो इंडिया में होता है, इंडिया में है। और अगर धौलाधर की बात करें, धौलागिरी की बात करें तो वो नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद अगर मकालू की बात करें, ठीक है, मकालू की बात करें तो वो भी नेपाल में ही है। और अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग अन्नपूर्णा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अन्नपूर्णा की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा नेपाल में ही पड़ता है। और अगर हम नंगा पर्वत की बात करें, ठीक है, नंगा पर्वत की बात करें तो वो हमारा इंडिया में पड़ता है। और रही बात नंदा देवी की, नंदा देवी, जो नंदा देवी है वो इंडिया में है, ठीक है, नंदा देवी इंडिया में है। और जो हमारा कामेत है, कामेत है, ये सारी की सारी हमारे हिमालय की पीक्स हैं। जो भी आपको मैं लिख के दे रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके लिए क्वेश्चन बनता है। कभी मैच द फॉलोइंग आता है तो कभी आपसे ये बोल दिया जाएगा कि जो नंगा पर्वत है वो आपका इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नामचा बारवा में, ठीक है, नामचा बारवा जो है वो भी भारत में ही मिलता है, मतलब कि इंडिया में मिलता है। और ये जो आपका गुरुला मंदाता है, गुरुला मंदाता, ठीक है, गुरुला मंदाता जो है वो आपका नेपाल में पड़ता है। तो हिमालय की जो भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर की हम लोगों ने बात कर ली है, इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए, अब हमने डिवीज़न पढ़ा था, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पढ़ा था। लेकिन अगर हम लोग हिमालय का ही अगर डिवीज़न उसके रिवर वैली के हिसाब से करें, मतलब नदी घाटियों की सीमाओं के विभाजन के आधार पर इसका विभाजन करें, तो वो थोड़ा विभाजन हमारा अलग हो जाता है। तो उसको डिवीज़न में अगर करते हैं तो अब जैसे कि पहला डिवीज़न हम करेंगे पंजाब हिमालय का, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग अपने डायग्राम में इसको देख लेते हैं। तो पहला डिवीज़न हमने क्या करा, पहला डिवीज़न हमने करा पंजाब हिमालय, ठीक है। पहला डिवीज़न क्या हुआ, पंजाब हिमालय, या फिर हम इसको कश्मीर, ठीक है, कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी इसको हम लोकली बोल देते हैं, पंजाब हिमालय को इसको बोलते हैं। तो यहाँ से जो इंडस हमारी रिवर है, मतलब जो हमारी सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक जो भी जितना हिमालय आएगा उसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। तो हमने इसका डिवीज़न कैसे करा, विभाजन कैसे करा, यहाँ पर हमने नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर कि यहाँ से नदी यहाँ से गई यहाँ तक गई, उसकी नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर हम लोगों ने इस हिमालय का डिवीज़न करा है। दूसरा हमारा पड़ता है कुमाऊँ हिमालय, ठीक है, कौन सा पड़ गया, दूसरा हमारा पड़ गया कुमाऊँ हिमालय, जो कि सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच तक पड़ा। फिर है हमारा तीसरा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय हमारा पड़ा काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, ठीक है, क्या पड़ा, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। और फिर है हमारा आसाम हिमालय, ठीक है, आसाम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर तक ये पड़ता है। ये हम लोगों ने इस टाइप से करा। और ये जो हमारा हिमालय है फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश से ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, शार्पली बाउंड हो जाता है, बैंड शार्पली टू द साउथ, मतलब दक्षिण की ओर में इसका थोड़ा एक तीखा मोड़ आ जाता है, ठीक है, तीखा मोड़ आ जाता है, जिसको कि हम लोग शार्पली बाउंड हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, शार्पली बाउंड टू साउथ में, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल, जिसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, या फिर हम इसको ईस्टर्न हिल्स भी बोल सकते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या बोला कि दिहांग के बाद देखें, दिहांग रिवर के बियॉन्ड अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे हिमालय पर्वत हैं ये बैंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तीखे तरीके से साउथ के दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स के नाम से ये जाने जाते हैं। अब ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं, ये जो ईस्टर्न हमारे हिल्स हैं या फिर पूर्वांचल हैं, इनमें ज़्यादातर हमें सैंडस्टोन्स ही मिलता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें इसके आगे और भी बात करें पूर्वांचल की, तो यहाँ पर जो पूर्वांचल है, ठीक है, पूर्वांचल है, तो यहाँ पर ये जो पूर्वांचल वाला एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट से, मतलब कि घने जंगलों से ये ढका रहता है। और यहाँ पर हम लोगों को एक पैरेलल रेंज मिलती हैं, मतलब एक समांतर श्रृंखलाएं मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं, जैसे कि पटकाई हिल्स हो गई हमारी, नागा मिज़ो हिल्स हो गई और मणिपुर
हिल्स होती है। तो ये जितनी भी है ये हमें ईस्टर्न हिल्स में ये हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? पटकाई, नागा, मिज़ो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? मैप से पढ़ा। अब इसी चीज़ को हम अपने नोट्स में देख लेते हैं। जो हमारे नोट्स हैं उसमें क्या लिखा है? देखो सेम चीज़ लिखी है कि अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें या फिर कश्मीर और हिमाचल हिमालय की बात करें तो वो सिंधु नदी से और सतलुज नदी तक जो भी हमारे हिमालय आएगा उसको हम पंजाब हिमालय बोलेंगे। उसके बाद हमारा कुमाऊँ हिमालय जो कि सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक जो हिमालय आएगा उसको हम कुमाऊँ हिमालय बोलेंगे। उसके बाद नेपाल हिमालय जो कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। उसके बाद है हमारा आसाम हिमालय जिसको कि हम लोग तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक जो भी हिमालय हमारा आएगा उसको हम आसाम हिमालय के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला डिवीज़न ख़त्म कर लिया है अपने हिमालय का। अब हम पढ़ेंगे अपने नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि उत्तरी मैदान, जैसे कि गंगा के उत्तरी मैदान हो गए। तो ठीक है, जहाँ से कि हमारी जो नदियाँ जाती हैं, गंगा नदी गई, यमुना नदी गई, सोन रिवर, ये सारी रिवर्स जो चल रही हैं उसको हम बोलेंगे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि उत्तरी मैदान। ये वही मैदान है जहाँ पर कि हमारा यूपी, बिहार, ये जो बड़े बड़े जो हमारे शहर जो राज्य हैं वो बसे हुए हैं। और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर मतलब कि जब खेती के लिए बहुत ही योग्य ये प्लेन्स माने जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि उत्तरी मैदान, इनको फॉर्म्ड बाय द 3 रिवर सिस्टम। ये अगर प्रमुख रूप से अगर इनको बोला जाए तो ये जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया इंडस मतलब कि सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र, और साथ में इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं मतलब कि जो सहायक नदी हैं, इन तीनों नदी से मिलकर हमारा उत्तरी मैदान बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे नदियाँ आ रही हैं तो इसीलिए ये जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उत्तरी मैदान है ये जो है एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ है, मतलब एक जलोढ़ मृदा से ये बना हुआ है। अब ये जो मैदान है हमारा ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है और लाखों वर्षों से अगर हम बात करें लैक्स ऑफ ईयर से हिमालय से ये जो नदियां हैं ये यहाँ से एल्यूवियल जो मोटी मोटी अवसाद होते हैं, एल्यूवियल सॉइल है, इनको लेकर आती है और इस एरिया में जमा करती है। तो इसकी ही वजह से ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है उत्तरी मैदान है इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो हमारा प्लेन है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल मैदान हमारे लिए ये हो जाता है। अगर इसके बारे में हम लोग इसके एरिया की बात करें, अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो लगभग ये हमारा 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका है, साथ में उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो उसकी वजह से यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब कि सघन जनसंख्या हमें यहाँ पर मिलती है। आपको ये भी पता होगा प्राचीन भारत की बात करें या फिर प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो जितनी भी सिविलाइजेशंस थी वो नदी घाटी के पास ही हमें मिलती हैं। तो हमारे भारत में यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, यहाँ पर भी नदियाँ हैं, तो नदियों के पास ही हमारा जो जनसंख्या है वो बसी है, तो इसलिए यहाँ पर हमें सघन जनसंख्या मिलती है। अब यहाँ पर इतनी फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरी अगर बात करें तो उत्पादन बहुत ज़्यादा इस एरिया का हो जाता है। चलिए, अगर इसको भी विभाजित करना पड़े हम लोगों को, ठीक है, जैसे हमने हिमालय का डिवीज़न करा था इसी टाइप से हम लोग इस नॉर्दर्न प्लेन को भी 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? पहला है हमारा पंजाब प्लेन्स मतलब कि पंजाब का मैदान। फिर है हमारा गंगा प्लेन्स, ठीक है, गंगा प्लेन्स, ठीक है, गंगा का मैदान। फिर तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब कि ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर हम पंजाब प्लेन्स के बारे में बात करें तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उत्तरी मैदान है, उसके हम लोग पश्चिम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये आपको पंजाब का मैदान मिलेगा। अगर हम इंडिया का नक्शा बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, 1 मिनट दोबारा बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का नक्शा बनाते हैं तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बनाते हैं,
हाँ ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ की बात हम कर रहे हैं कि पंजाब प्लेन्स की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, उसका वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है, सही है, फॉर्म बाय इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी से ये जो हमारा मैदान है ये बनाया गया है। फिर है डोमिनेटेड बाय द डॉब्स, दुआब, ये जो दुआब से है यहाँ पर बहुत सारे दुआब मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, हमें बहुत सारे दुआब मिलते हैं। यहीं पर अगर हम गंगा प्लेन की बात करें, मतलब अगर हम यहाँ पर गंगा के मैदानों की बात करते हैं, एक्सटेंड बिटवीन द घाघर और तीस्ता रिवर, जो हमारे गंगा के मैदान हैं वो घाघर, जो घग्गर नदी है हमारी, और साथ में तीस्ता नदी है, वहाँ तक ये हमारे गंगा के प्लेन्स ये फैले हुए हैं, गंगा के मैदान। अब ये जो गंगा का मैदान है वो दिल्ली से लेकर हरियाणा, यूपी, बिहार और पार्टली इसमें थोड़ा बहुत हमारा झारखंड और बंगाल भी आ जाता है। तो मतलब दिल्ली से लेकर बंगाल तक हमारा गंगा मैदान फैला हुआ है, ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है कि जो इंडस रिवर है हमारी, जो सिंधु है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि झेलम हो गई, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, रवि है और सतलुज है, इन सभी नदी सिंधु नदी से ये मिलकर ये बना हुआ है। चलिए, हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया, हमने पंजाब प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, मतलब कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये पर्टिकुलरली इन आसाम, जो आसाम है हमारा, ठीक है, जो हमारा आसाम है पर्टिकुलरली यहीं पर ये पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से लेकर आसाम में होती हुई और हमारे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। विशेषकर ये असम में ही स्थित रहता है, ठीक है। देखो, जहाँ पर जो नदी बहेगी उसकी सहायक नदियाँ होंगी, तो वो जो प्लेन्स हैं, वो जो मैदान है वो यहीं बनेगा, इसलिए जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है वो हमें पर्टिकुलरली विशेषकर आसाम में ही मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पर जो हमने डिवीज़न करा था वो हम लोगों ने पंजाब प्लेन्स में करा, गंगा प्लेन्स करा और ब्रह्मपुत्र प्लेन करा। अगर हम लोग इसी अपने उत्तरी मैदान को अगर हम लोग रिलीफ फीचर्स के हिसाब से अगर डिवाइड करें, ठीक है, मतलब आकृतिक विभिन्नता के आधार पर इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 4 रीजन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से रीजन्स हैं अब ये देख लेते हैं। देखो, पहला है हमारा भाबर, ठीक है, पहला हमारा हो गया भाबर, फिर है हमारा तराई, फिर है हमारा भंगार और फिर है हमारा खादर, ठीक है। जो पहले डिवाइड करा था वो हमने नदियों के पे डिपेंड होकर डिवाइड करा था। अब जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ये हम लोग आकृति विभिन्नता है, मतलब कि रिलीफ फीचर्स के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा शिवालिक है, ठीक है। शिवालिक के बाद जो पहला हमारा जो गंगा उत्तरी प्लेन जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है भाबर। अब जो भाबर की जो चौड़ाई है वो लगभग हमारी 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। भाबर में वो इलाका है हमारा भाबर का जहाँ पर कि शिवालिक के फुट हिल्स पर, ठीक है, शिवालिक के फुट हिल्स पर हमें बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलता है? बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हमें मिलते हैं भाबर में। ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बात होगी। और इसी भाबर में जो नदियाँ आती हैं, नदियाँ जो होती हैं, जो नदियाँ हैं भाबर के अंदर, वो नीचे की साइड ये छुप जाती हैं, ठीक है। भाबर में क्या होता है? नदियाँ नीचे की साइड छुप जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो बड़े बड़े मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं उनके वो नदी को कवर कर लेते हैं, ठीक है, नदी को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भाबर है, यहाँ पर इसकी जो बेल्ट है, भाबर की बेल्ट है, यहाँ पे नदियाँ छुप जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है तराई रीजन। क्या आता है उसके बाद? हमारा तराई रीजन आता है। तराई रीजन में क्या होती है? ये जो नदियाँ होती हैं वो तराई रीजन में दोबारा हमें दिखने लग जाती हैं, ठीक है, तराई रीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं, जो पत्थर जो होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। भाबर में पत्थर थोड़े मोटे मोटे होते हैं, लेकिन तराई में पत्थर छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो नदियाँ होती हैं वो दोबारा हमें दिखने लग जाती हैं। तो इसलिए बोला हमने री इमर्जेंस ऑफ दी
स्ट्रीम्स का री इमर्जेंस हो जाता है। साथ में अब यहाँ पर नदियाँ हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, तो उनके थोड़े बहुत तो मटेरियल भी उनका ही होगा, तो उसकी वजह से हमें तराई रीजन में दलदल मिलता है। ठीक है, नम मिलता है, थोड़ा दलदल मिलता है। तो इस क्षेत्र का जो निर्माण है वो नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब इसकी वजह से जब पानी है, मिट्टी है, तो इसीलिए ये जो तराई रीजन जो होता है यहाँ पर बहुत सारा आपको फॉरेस्ट, घने जंगल और पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, पशु पक्षी मिल जाते हैं। और अगर हम आगे और बढ़ते हैं, हमने भाबर पढ़ लिया, तराई पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भंगार और खादर। ठीक है, अगर हम भंगार की बात करें, किसकी बात करेंगे? भंगार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ओल्डर एल्यूवियल सॉइल है, मतलब कि पुराना जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? पुराना जलोढ़ मिट्टी है। देखो यहाँ पर भी नदियाँ ही जा रही हैं, तो देखो यहाँ पर भी ये रिवर वैली है, नदी जा रही है, तो नदी जो है अपना जो डिपॉजिट होती है वो यहाँ पर ये जमा कर देती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलेंगे भांगर। और यहाँ पर हमें कंकड़ पत्थर भी मिल जाते हैं। क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात एक और थी कि जो आपका तराई रीजन है, तराई रीजन का मैंने बताया कि बहुत बड़ा जंगल है, जंगल का क्षेत्र है। तो ऐसा जब हुआ था, जब हमारे भारत में बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान और इंडिया में बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, ठीक है, पाकिस्तान जो रिफ्यूजी आए थे, तो उनके लिए एग्रीकल्चर करवाने के लिए, क्षेत्र देने के लिए इस तराई रीजन को बहुत ज़्यादा काटा गया था। इसका जो जंगल है इसको काट दिया गया था। इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये हो जाती है। चलिए दोबारा वापस चलते हैं, अपने किस पे जा रहे हैं हम लोग? हमने पढ़ लिया कि भांगार रीजन के बारे में पढ़ा। भांगार में क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और साथ में क्या मिलता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कैल्केरियस डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, कैल्केरियस डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब कि जो कैल्शियम के जो मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम चूनेदार, जो चूने के जो निक्षेप होते हैं वो हमें मिलते हैं, जिनको कि हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? कंकड़ पत्थर बोल देते हैं। तो भांगार रीजन में हम लोगों को कंकड़ मिल जाते हैं। और अगर इसके और अंदर जाएंगे, और इसके अगर हम और अंदर जाते हैं तो हमें मिलता है खादर। खादर क्या है? अब देखिए खादर में क्या होता है कि ये जो खादर का जो रीजन है, ठीक है, इसमें हम लोगों को भांगार में आपको ओल्डर एल्यूवियल सॉइल मिली है, मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिली है, लेकिन खादर में हमें न्यू एल्यूवियल सॉइल मिलती है, मतलब कि नई युवा निक्षेप से ये बना होता है, बाढ़ के मैदानों से। अब देखिए ये जो नदी है, जब इसमें बाढ़ आती है, अभी तो नॉर्मल नदी है, आराम से पानी इसमें बह रहा है, लेकिन जैसे ही बाढ़ आएगी तो ये नदी अपने क्षेत्र को छोड़ के, एरिया को छोड़ के आगे इसका पानी फैल जाएगा। अब इसके पानी के फैलने से क्या होगा कि इस नदी में जो भी मिट्टी है, कंकड़ है, वो यहाँ पे साइड में जमा हो जाएंगे। ठीक है, साइड में जमा हो जाएंगे, और कुछ समय बाद ये जो पानी है ये वापस निचले स्तर पर आ जाएगा, लेकिन हमारी जो मिट्टी है वो यहाँ पर जमा रह जाएगी, यहाँ पर जमा रह जाएगी। तो इसी क्षेत्र को, ये जो मिट्टी जहाँ पर जमा हुई है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर होता है। अब देखिए मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो क्षेत्र है हमारा खादर वाला, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। और कभी ना कभी हर साल, अगर हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग हर साल ये खादर मिट्टी बार बार आती रहती है, नई एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, और यहाँ पर गहन खेती होती है, गहन कृषि होती है, मतलब कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो हमें खादर वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, पूरा का पूरा जो न्यू उत्तरी मैदान था, ठीक है, उत्तरी मैदान हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका डिवीज़न पढ़ लिया। इम्पॉर्टेंट है भाबर, तराई, भंगार और खादर। इसके ऊपर आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मेंस में लिखकर आना है तो आप ये चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, और इससे हमसे मेंस प्री के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। देखो सेम चीज़ वही है कि ये जो हमारा जो भाबर रीजन है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक की चौड़ाई में है। मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर्स हैं, पेबल्स हैं यहाँ पर, और जितनी भी जो नदियाँ होती हैं वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन तराई रीजन में आकर ये जो नदियाँ जो भाबर रीजन में विलुप्त हुई हैं वो री इमर्ज हो जाती हैं। साथ में ये जो तराई रीजन है वो थोड़ा दलदला होता है, नम होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें पेड़ पौधे
मिलते हैं। देखो सेम चीज़ वही लिखी है, घने जंगल यहाँ पर होते हैं। और भाबर भांगार की अगर बात करें तो भांगार जो है वो वहाँ पे कंकर मिलता है, कैलकेरियस आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं और साथ में पुराना जलोढ़ मिट्टी मिलती है। लेकिन अगर खादर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें नए युवा निक्षेप मिलेंगे, बाढ़ का मैदान इनको बोलते हैं। और हर साल लगभग प्रत्येक साल ये पुनर्निर्माण इनका हो जाता है और गहन खेती यहाँ पर की जाती है। चलिए, तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट कर लिए। हिमालय कंप्लीट कर लिया और हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कि उत्तरी मैदान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, अब देखो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। 1 मिनट, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, यहाँ के हम लोग ये बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। तो ये जो है टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जब हम लोगों ने मोटा मोटा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था तब भी हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था। वहीं पर यही लिखा हुआ था कि ये आग्नेय तथा एक रूपांतरित शैलों से ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, रीजन है, ये बना हुआ है। अब फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। अब ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपके गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके अपवाह के कारण बना है। और ये भूभाग का एक बहुत पुराना प्राचीनतम हिस्सा भी इसको माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम हिस्सा इसको माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आगे बात करेंगे तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये काली मृदा से बना हुआ है, जिसको कि हम डक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। अब डक्कन ट्रैप क्यों बोला जाता है, काली मिट्टी क्यों बोली जाती है, क्योंकि ये आग्नेय शैल मतलब कि इग्नियस रॉक से बना है, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन मतलब कि उसकी जो उत्पत्ति है ये ज्वालामुखी से हुई है। अगर अब हम लोग इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को, प्रायद्वीपीय पठार को भी हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न होता है इसके 2 बड़े बड़े मुख्य भागों में। तो पहला हमारा होता है इसका सेंट्रल हाईलैंड मतलब कि मध्य उच्च भूमि, और फिर है हमारा डेक्कन प्लेट्यू मतलब कि दक्षिण का पठार। ठीक है, कौन सा हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया और दक्षिण का ये पठार हो गया। अब हम इसको मैप की सहायता से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा मैप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे। अब देखिए मैप में अगर हम देखते हैं, ये हमारे भारत का मानचित्र है मतलब कि मैप है। तो यहाँ पर आपको जो सेंट्रल हाईलैंड है मतलब कि मध्य उच्च भूमि है वो यहाँ पर है, और नीचे की साइड जाएंगे तो आपको डक्कन प्लेट्यू मतलब दक्षिण का जो पठार है वो इस एरिया में आपका पड़ता है। चलिए हम पहले पढ़ते हैं आपका सेंट्रल हाईलैंड मतलब कि मध्य उच्च भूमि को पढ़ लेते हैं। उसकी अगर हम बात करें, मध्य उच्च भूमि मतलब कि सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करते हैं तो जो नर्मदा रिवर है हमारी नर्मदा नदी है उसके नॉर्थ है मतलब कि उत्तर की साइड ये पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड हमारे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। और जो हमारा मालवा प्लेट्यू जो हमारा मालवा पठार है उसके जो एरिया मेजर एरिया है उसने इसको कवर कर रखा है। तो उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड मतलब कि मध्य उच्च भूमि हम इसको बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इस एरिया में आपको विंध्या की रेंज मिलेंगी, तो ऊपर की साइड जाएंगे तो आपको अरावली मिलेगा। ठीक है, अरावली की हिल्स मिलेंगी और डेजर्ट हमें मिलेगा राजस्थान का। ये हमारी बात हो गई। और अगर हम इसका जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है या फिर भागेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, भागेलखंड पठार और बुंदेलखंड पठार, ये इसका पूर्वी विस्तार है मतलब ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है हमारे मध्य उच्च भूमि का वो बुंदेलखंड प्लेट्यू और भागेलखंड प्लेट्यू में होता है। और अगर हम इसके और भी पूर्व में जाएंगे और भी ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या मिलता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब कि छोटा नागपुर पठार, और वहीं से हमारी दामोदर नदी भी का भी विस्तार हमारा हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है वो हमारा, वो अगर हम बात करें तो जो है अरावली मिलती है, बुंदेलखंड मिल गया, तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, अगर अरावली की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे अरावली की हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं मतलब गुजरात से दिल्ली तक इनका एक्सटेंशन है। और बहुत ही ज़्यादा हाईली इरोडेड हिल्स हैं मतलब कि इनमें इरोजन हो चुका है, अपरबित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं मतलब ये ओल्ड पहाड़ियाँ हैं। मतलब ये जो
पहाड़ियाँ थी कभी इनकी हाइट इतनी रही होगी, लेकिन उनके अपरदन की वजह से, ठीक है, उनके इरोजन की वजह से ये पहाड़ियाँ अब इतनी रह गई हैं। तो इसलिए उनको बोला है कि ये अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये हमारे लिए हो गया। साथ में इसी एरिया में जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे और नदियाँ भी जाती हैं। अब जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ होगी, अगर नदी की बात करें तो यहाँ से आपकी चंबल रिवर है, ठीक है, कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी है, बानस है, सिंध है, बेतवा है और जो हमारी केन नदी है, वो सारी नदियाँ भी हमें सेंट्रल हाईलैंड में ही मिलेंगी। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दक्कन प्लेट्यू की साइड, मतलब दक्षिण के पठार की साइड चलते हैं, ठीक है। दक्षिण का जो पठार है वो हमारी नर्मदा नदी के साउथ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हमारी नर्मदा नदी के दक्षिण में ये पड़ता है। और अगर हम इसकी बात करें, अगर ईस्ट की पूर्व की साइड बात करें, ठीक है, इसका जो पूर्व की साइड बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेगी महादेव हिल्स और कैमूर हिल्स, ठीक है, महादेव हिल्स मिल गई और कैमूर हिल्स मिल गई। और इसका जो एक्सटेंशन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड भी है, इम्पॉर्टेंट है। जो दक्कन प्लेट्यू है, जो दक्षिण का जो पठार है, उसका एक्सटेंशन हमारे पूर्वोत्तर एरिया में भी मिलता है। अब जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि हमारे मेघालय में कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है, ठीक है, कौन सा है, कार्बी आंगलोंग है, ठीक है। साथ में आपका चाचार हिल्स हो गई और कारो खासी जयंतिया, ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं, ये आपके दक्कन प्लेट्यू दक्षिण के पठार में मिल जाएगा। कौन सा हो गया आपका, कचार हिल्स हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सेंट्रल हाईलैंड पढ़ लिया, दक्कन प्लेट्यू पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, अब ये हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, मतलब कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीपीय में ही आता है। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की मतलब कि पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो ये जो वेस्टर्न घाट हैं हमारे, ये ईस्टर्न घाट से, पूर्वी घाट से थोड़े उसकी अपेक्षा में ये ऊँचे रहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा है हमारा कि ये नियमित हैं, ये कंटिन्यूअस हैं, ये टूटे हुए नहीं हैं, वेस्टर्न घाट टूटे हुए नहीं हैं। और इनकी जो हाइट है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब कि उत्तर से अगर हम चलते हैं तो और दक्षिण की साइड जाते हैं, उत्तर से चलते हैं और दक्षिण की साइड जाते हैं तो इनकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो बढ़ती जाती है। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे वेस्टर्न घाट की। और इसकी इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक अगर आप बात करें वेस्टर्न घाट की तो वो आपकी अन्नाईमुडी है जो कि 2695 मीटर की है और डोडा बेटा है जो कि 2637 मीटर की है। सबसे ऊँची शिखर हमारी अन्नामुडी है। और अगर हम ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं, पूर्वी घाट की, देखो ये जो पूर्वी घाट है हमारा, ये हमारा पूर्वी घाट है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये महानदी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक ये फैला हुआ है, महानदी घाटी से नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। और ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि अनियमित है। अब ये अनियमित क्यों हुआ, डिसकंटिन्यूअस ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर गैप्स हैं। ये देखो, ये आपको जो गैप्स दिख रहे हैं, ये अनियमित का मतलब हो गया कि इसके अंदर गैप्स हैं। अब ये जो गैप्स हैं ये किसने बनाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं भारत की वो आपकी बे ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती हैं। तो इसी नदी ने इन ईस्टर्न घाट को काट के यहाँ पे गैप बना दिया है और इसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया है। अगर इसकी सबसे बड़ी ऊंची पीक की बात करें तो वो है महेंद्रगिरी और शेवरी हिल्स, जवादी हिल्स, ये भी आपको ईस्टर्न घाट में ही मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे 3 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब हमारा चौथा हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट, मतलब कि भारत का मरुस्थल के बारे में बात पढ़ेंगे। जो भारत का जो मरुस्थल है वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर देखें, ये देखिए, ये जो हमारा अरावली है, ये देखो, ये जो हमारा अरावली है, अरावली के पश्चिम की साइड में आपको यहाँ पर मरुस्थल मिल जाता है। तो यही बात ये बोली गई है कि अरावली के पश्चिम में, वेस्टर्न साइड में आपको डेजर्ट मतलब कि मरुस्थल मिलता है, ये वाली बात बोली गई है। और ये बोला है कि अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, मतलब बालू के टिब्बों से ये ढका हुआ है, ठीक है। बालू के जो टिब्बे होते हैं, बालू होती है, उनसे ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, ये ढका हुआ है। अगर रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें, तो यहाँ पर पूरे साल में बहुत ही कम वर्षा होती है, जैसे कि 150 मिलीमीटर पर ईयर। देखो कितनी ज़्यादा कम वर्षा है कि पूरे साल में केवल 150 मिलीमीटर ही वर्षा कम होती है। इसी की वजह से वर्षा ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है, जलवायु है, आपको शुष्क मिलेगी, साथ में
वनस्पति भी कम मिलेगी, क्योंकि किसी वेजिटेशन को सपोर्ट करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे आपको वनस्पति कम मिलेगी। अगर मिलेगी तो कैक्टस के पौधे मिलेंगे, एलोवेरा मिलेगा, ऐसी वनस्पति मिलेंगी जो कि पानी के लिए, पानी उनको ज़्यादा ज़रूरत ना हो, कम पानी में भी उनका काम चल जाए। फिर है ल्यूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर, कि यहाँ पर जो हमारा मरुस्थल है, इंडियन डेजर्ट है, भारतीय मरुस्थल में जो ल्यूनी नदी है वही केवल सबसे बड़ी नदी वही है जो पाई जाती है। अगर हम बरकान्स की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बरकान की बात करें, तो ये अर्धचंद्र बालू के टीले होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले ही, बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है कि बरकान क्या है। जो बरकान जो है वो भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्रीय बालू के टीले हैं। अगर इसकी बात करें, ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में फैले होते हैं, मतलब विस्तार इनका जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर इनकी पर्टिकुलरली बात, इनकी प्रोमिनेंसी देखी जाए तो ये हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा के प्रमुख सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भारत की सीमा कहाँ से आ गई, देखिए अगर इसके हम लोग मैप में देखते हैं अपने, ये देखिए मैप में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा है भारत। तो जो हमें रेगिस्तान मिल रहा है वो हमें इस एरिया में मिल रहा है, ठीक है, इस एरिया में रेगिस्तान मिल रहा है। तो बरकान जो है वो इंडिया और भारत की सीमा पर ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बाउंड्री पर हमें बरकान्स मिल जाते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक था यहाँ पर, ये हमारा ख़त्म हो गया, बरकान्स हमारे ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, वो है हमारा कोस्टल प्लेन्स, मतलब कि तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान। अब तटीय मैदान क्या है, अब देखिए हमारा भारत का नक्शा है, तो जो तटीय मैदान हो गए, देखो ये जो मैदान है, ये जो एरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं हमारा तटीय मैदान हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, हमारा तटीय मैदान, हमारा ये सारा, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको हम बोलेंगे हमारा तटीय मैदान। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि ये जो हमारा तटीय मैदान है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है, मतलब कि जो पश्चिमी घाट है, और हमारा जो अरेबियन सी है और अरब के सागर के बीच में जो हमें एरिया मिलेगा, ये जो एरिया मिलेगा इसको हम बोलेंगे तटीय मैदान। और यहाँ पर हमारा ईस्टर्न घाट और ये बे ऑफ बंगाल के बीच में जो एरिया मिला वो भी हमारा तटीय मैदान हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, इनको भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिवाइड करके ही पढ़ी हैं, तो हम तटीय मैदान को भी डिवाइड करेंगे। तो पहला डिवीज़न हमारा आता है कोस्ट, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट क्या है, जो कि मुंबई से लेकर, ठीक है, वो तट जो कि आपको मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ है उसको हम बोलेंगे कोंकण कोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, जो गोवा के बाद आता है, नीचे की साइड आता है, वो हमारा आता है मालाबार कोस्ट, केरला की पास ये पड़ता है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, मतलब कि बे ऑफ बंगाल की साइड चलते हैं। कहाँ चलेंगे, बे ऑफ बंगाल की साइड चलेंगे। तो ये है हमारा नॉर्थन सरकार, मतलब कि उत्तरी सरकार जो है ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा नॉर्दर्न सरकार। लेकिन अगर हम इसके साउथ में जाएंगे, ये देखिए साउथ में जाएंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा कोरोमंडल कोस्ट, मतलब कि जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पड़ गया। अब ये जो एरिया है हमारा, इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि महानदी बह गई आपकी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ यहीं पर बहती हैं। और इसी एरिया में आपको चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक भी इम्पॉर्टेंट लेक हो जाती है, वो भी आपको यहीं पर मिलती है हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, मतलब कि पूर्व तट पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब है हमारा आइलैंड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे भारत के डिवीज़न में, विभाजन में जो फिजिकल डिवीज़न हमने करा था उसमें हमारे आइलैंड भी थे, मतलब कि द्वीप समूह भी थे। तो 2 टाइप के द्वीप समूह हैं हमारे, ठीक है। कौन से हो गया, पहला हो गया लक्षद्वीप और फिर है एक अंडमान निकोबार। अब ये देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, तो इस साइड में जो आइलैंड्स हैं वो हमारे लक्षद्वीप हैं और जो इस साइड है वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो ये मालाबार कोस्ट के पास हैं। देखो अभी हमने देखा कि मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसी के पास ये पड़ते हैं। अब ये जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जो लक्षद्वीप द्वीप हैं, ये कोरल के, मतलब कि प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति के ये बने हुए हैं। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है ये 32 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया में ये फैला हुआ है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जंतु बह रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल आपको मिलेगा,
तो इसकी वजह से हमें वनस्पति हैं मतलब कि जो आपकी वेजिटेशन है, जीव जंतु बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर ये मिल जाते हैं। और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की अगर बात करें, प्रशासनिक मुख्यालय की बात करें, तो इसका कावारत्ती हो जाता है। और एक है आपका पिटली आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप में ही एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपने अंडमान निकोबार की साइड। जो अंडमान निकोबार है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो बिगर इन साइज़ है, मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड अंडमान है और नीचे की साइड है निकोबार आइलैंड्स, ये हो गया। अब ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो है ये आपको इक्वेटर के पास मिलेगा, ठीक है। इक्वेटर मतलब कि आपका जो विषुवत रेखा है उसके पास मिलेगा, और हमारा जो इंडिया है उसके बीच में जा रही है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है इक्वेटर। तो अंडमान निकोबार जो है वो एक विषुवत रेखा के पास मिलता है। अब विषुवत रेखा के पास होने की वजह से ही इसका जो जलवायु है वो एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट की है, मतलब कि इसकी जलवायु जो है वो विषुवतीय हो जाती है। अब उसी की वजह से, जलवायु की होने की वजह से यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत सारे जो जंगल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, बहुत सारे मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें से, इस चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन है हमारे चैनल को लेकर, वीडियो को लेकर, तो आप बता सकते हैं, उस पर हम काम ज़रूर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है। आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम आपके लिए और भी सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो आगे हम एनकरेज होंगे, तो आपके लिए और सीरीज़ हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।